हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अपनी जो सीरीज चल रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था, जिसकी हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने लास्ट क्लास में की थी। आज भी अपना बेटे प्रैक्टिस का दिन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का दिन है। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं, तो मे बी कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिले आज देखने को, ठीक है। लेकिन आज AS5 कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस वाइज भी। आइए जी शुरू करें हम लोग फिर। जी सर, विजुअलाइजर दे दीजिए सर। सर विजुअलाइजर दे दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक के, ठीक है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 9 मई 2011 का, मई 2011 का क्वेश्चन है एग्जाम का। सर दूसरी साइड ले आना प्लीज। अच्छा, क्या क्वेश्चन है जी? एक कंपनी है, उसका हमें क्वेश्चन ने ईयर दे रखा है। मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन जो है ग्राफ में ढाल करके बता रहा हूं। हाँ जी, और ईयर भी मैं इसको करंट ईयर में ले आता हूं। आपके एग्जाम में जो ईयर आएगा 1/4/2017, 31 मार्च 2018। एक 4/18, 31 मार्च 19। हाँ जी, ये है हमारी बैलेंस शीट की डेट। ये है हमारी बैलेंस शीट की डेट, और यहाँ पर रिजर्व फॉर बैड डेट्स बना रखी है इस डेट पर। यहाँ बेटे बैलेंस शीट की डेट से पहले कोई किसी भी डेट पर इन्होंने रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रिएट कर रखी है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बल्कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये क्रिएट कर रखी थी कंपनी ने एट द रेट ऑफ 5%। सर दूसरी साइड ले आना स्क्रीन के। 5% बना रखी थी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, और जो अप्रूवल की डेट है, अकाउंट्स के अप्रूवल की डेट ये रही जी। अकाउंट्स जब अप्रूव किए थे, अप्रूव्ड कोई डेट है बेटे, मान लिया ये है मई 31, 2018। अब जो अकाउंटेंट है वो चाहता है, मैनेजमेंट का कहना है कि भाई 5% नहीं, हम इस प्रोविजन को बढ़ा करके 10% कर देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे डेटर्स की संख्या बढ़ गई है जहां पर हमें डर है कि पैसा डूब ना जाए, और अभी तो बैलेंस शीट अपने हाथ में। अकाउंटेंट यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इस डेट पर ये अकाउंटेंट क्या करना चाहते हैं जी? अकाउंटेंट वांट्स टू रिवाइज सच रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। वो कहते हैं कि हम 10% का प्रोविजन बना देना चाहते हैं, 5% को हटा करके। सर दूसरी साइड ले आइए प्लीज स्क्रीन के। तो इस केस में बेटे, अब यहां पर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? यू आर आस्क्ड
आपसे क्या पूछ रहे हैं जी, जिस बात के आपको नंबर देंगे, क्या कैन दिस रिवीजन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कंसीडर्ड, कहते हैं ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और प्रायर पीरियड आइटम्स। ये क्या कह रहे हैं कि क्या हम इसको कंसीडर कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या फिर प्रायर पीरियड आइटम। ये क्वेश्चन है बेटे, और बहुत ही सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ही अटपटे सवाल अजीब से घुमा के पूछ ले जाते हैं। कैन दिस रिवीजन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कि ये जो 5% से बढ़कर 10% होना है, जो एडिशनल 5% है, कि उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने या प्रायर पीरियड माने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने या प्रायर पीरियड माने, ये क्वेश्चन है जी। चलिए जी, आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। आइए जी हम इसका आंसर नोट करते हैं। हाँ जी, आंसर शुरू करें जी। तो पहले तो ये सोचो कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से बिलोंग करता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 से बिलोंग करता है, किस चीज से बिलोंग करता है जरा समझना बेटे। अब आपको खुद ही दिमाग लाना पड़ेगा। यहां पर अप्रूवल की डेट से पहले पहले हम कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं जी। किसने बताया था हमें? AS4 ने, AS4 ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ने, क्योंकि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, जिसकी कंटीजेंसी ऑलरेडी 5% की बनी हुई थी, 5% की थी। रिजर्व फॉर बैड डेट्स के हिसाब किताब जो था वो 5% का बना हुआ था, बस उसको रिवाइज ही तो कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 10% कर रहे हैं। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है वो आपको उलझाया है क्वेश्चन नंबर 9 में। किस जगह पर? वो AS5 वाले में उलझाना चाहता है आपको, जहां पर आपने ये बात पढ़ी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या प्रायर पीरियड आइटम है। अब जो बच्चा लाइटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ेगा या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम करेगा या फटाफट बहुत तेजी से क्वेश्चन करेगा, वो बच्चा यहां फंस जाएगा। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको ऑप्शन जो दिए हैं वो दोनों के दोनों AS5 वाले ऑप्शन दिए हैं। तो बच्चा सोचेगा कि मुझे तो इन्हीं में से कोई एक आंसर देना है, और जबकि इसमें कोई भी AS5 वाली बात लग नहीं रही है। ना तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना ये प्रायर पीरियड आइटम है। प्रायर पीरियड तब होता जब करंट ईयर में काउंट हो रहा होता। करंट ईयर मतलब 18-19, पहली बात 18-19 में काउंट हो रहा होता। लेकिन ये तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बात है कि अकाउंट्स को अप्रूव होने से पहले पहले उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। तो AS5 में तो वैसे भी कवर नहीं होने का। अब AS5 में कवर होने का एक और फंडा, दूसरा तरीका क्या होता है AS5 में कवर होने के लिए कि भाई AS5 इस वाले ईयर पर भी तो लगता होगा। हाँ, बिल्कुल लगता होगा। तो उसके लिए स्पेशल डिस्क्लोजर के लिए तो AS5 बनाए। हाँ, बिल्कुल उसी के लिए बनाए। तो इस साल क्या कोई स्पेशल डिस्क्लोजर की बात होगी यहाँ पर कि बताओ ये स्पेशल डिस्क्लोजर यहाँ पर
प्रायर पीरियड के रूप में दिखाना चाहिए या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में दिखाना चाहिए, क्वेश्चन यहां पे उलझा रहा है। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते किसको है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन या इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती है जो नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट है, जिसका रिपीट होना अनएक्सपेक्टेड है कि भाई रिपीट नहीं होगा। तो ये जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये तो अकाउंटिंग का चेंज है। सही मायने में तो देखा जाए तो एस्टिमेट का चेंज है, और एस्टिमेट का चेंज अप्रूवल की डेट से पहले अगर होता है तो कवर हो जाता है AS4 में। और एस्टिमेट का चेंज देखो यहाँ पर कवर हो रहा है किसमें, AS4 में, कि वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको उलझा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या या प्रायर पीरियड है क्या। तो आपको जवाब यहाँ पर ये नहीं देना कि AS4 में पकड़ो इसको, आपको ये देना है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आंसर इज नो। क्या ये प्रायर पीरियड है, आंसर इज नो। ये आंसर देना है बेटे। आंसर की अप्रोच को समझ लो कि आपको आंसर ये नहीं देना है कि इसको AS4 में जाकर देखना है। आंसर ये देना है कि ये AS5 वाली इन दोनों बातों में कवर है या नहीं। सर ऐसा क्यों, जब हमें आता है तो हम AS4 में क्यों ना देखे आए। बेटे पहली बात, ज्यादा बताने के नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, हो सकता है कई बार कुछ चीज गलती से गलत आंसर हो जाती है, AS4 में ना हो, क्या पता किसी और जगह पे कवर होने वाली हो। आपसे पूछा कि इन दोनों में कवर है कि नहीं, तो आप इतना आंसर दो बस, ठीक है। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जाते हैं। पता चला आंसर में AS कोई और लग रहा है और जरा सी बात के ऊपर आंसर चेंज हो गया, ठीक है। तो उतना दो आंसर जितना पूछ रहा है कि ये दोनों बातें कवर नहीं है। सर मुझे दूसरी साइड ले प्लीज। तो पहली बात तो आप यहाँ पे किस तरह से आंसर देंगे, यहाँ पर किस तरह से आंसर देंगे। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये कंसीडर कर सकता है कि नहीं, आंसर इज नो। आपका कॉन्फिडेंस बताएगा इस चीज को कि ये कवर है कि नहीं। सीधा सीधा लिखो, नो द रिवीजन ऑफ reserve for doubtful debts cannot be considered as extraordinary और प्रायर पीरियड आइटम। ना तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसीडर होगा और ना ही ये प्रायर पीरियड आइटम काउंट होगा, सीधी सी बात है। फिर बात की एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर मुझे दूसरी साइड ले आओ स्क्रीन के। सर इधर कौन है यहाँ पे, सर मुझे दूसरी साइड ले आओ ना स्क्रीन के। हाँ जी, तो लिखो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात होगी, सिर्फ AS5 की, क्योंकि ये दोनों बातें AS5 में कवर है। तो हम AS5 का प्रोविजन हम बताएंगे कि किसको बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किसको बोलते हैं प्रायर पीरियड। और फिर लिखेंगे इन द गिवन केस ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रायर पीरियड नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हमने ऊपर लिख दी है, ठीक है। लिखो जी, फॉर बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, AS5 के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, फॉर बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एन आइटम एक मिनट, मैं बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन लिखवा दूं ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए। एन आइटम should be, an item should be profit or loss arised from events
or transaction events or transactions which are clearly different from ordinary एक्टिविटीज। कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए ये जरूरी है कि जो आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस वाला वो किससे जनरेट हुआ हो, इवेंट से या ट्रांजैक्शन से। कौन से वाली? जो क्लियरली डिफरेंट है किससे? फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से ऑफ enterprise and such are not expected to repeat frequently और रेगुलरली। यानी वो फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली किसी भी तरह से वो रिपीट होने की कोई भी उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है जी। नेक्स्ट, हाँ जी आगे बढ़ो। इन अदर वर्ड्स, in other words, not related to normal routine of business। कि भाई ये नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है जी। ठीक है, एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंश्योरेंस क्लेम, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा। एक तो जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए क्या चीज है, हमने वो बात लिख दी, ठीक है ना। फिर इन द गिवन केस में लिख देंगे भाई ये तो जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं, रिजर्व ऑफ बैड डेट्स तो बार बार रिपीट होगी, है ना, वो तो बार बार हो सकती है रिवीजन, ठीक है, क्योंकि हर साल रिजर्व ऑफ बैड डेट्स बनेगी और हर साल एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बार बार चेंज हो सकते हैं, अंदाजे तो चेंज होते रहते हैं। अच्छा, फिर इसी में हमें लिखना है कौन सा, प्रायर पीरियड आइटम का। क्या कि भाई प्रायर पीरियड आइटम किसको कहते हैं, लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर बीइंग प्रायर पीरियड आइटम, ब्रैकेट में लिख देना PPI। फॉर बीइंग प्रायर पीरियड आइटम, आइटम्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस must be related to earlier year or years।
प्रायर पीरियड आइटम होने के लिए जो प्रॉफिट और लॉस है वो अर्लियर ईयर और ईयर्स, जो पहले ईयर है उनसे या उनसे रिलेटेड, ईयर्स से रिलेटेड, कई सारे ईयर्स की बात भी हो सकती है, उनसे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कॉमा, नोट रिकॉर्डेड इन दैट ईयर और ईयर्स, उन ईयर या ईयर में उनका वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ड्यू टू एरर्स और ओमिशन, गलती से या भूल से वो उस साल रिकॉर्ड नहीं हो पाया जिस साल को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? पिछले या पिछले से पिछले भी ईयर्स, कोई भी हो सकते हैं। और किस वजह से नहीं रिकॉर्ड हो पाया? गलती से, एरर या फिर ओमिशन या फिर भूल से। चलिए जी, मैं मानता हूं एक रीजनेबल टाइम के बाद में कि भाई आपने नोट कर लिया होगा। एंड arised in the current accounting period, और भाई करंट वाले अकाउंटिंग पीरियड में वो अराइज हुआ है, पता चला है जी, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। तो भाई AS5 के अकॉर्डिंग किसको बोला जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, किसको बोला जाता है प्रायर पीरियड आइटम, ये बात हमने आपको बता दी जी। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इस वाले केस में हम क्या कहना चाहते हैं जी? इस वाले केस में, कौन से वाले केस में? जो भी क्वेश्चन जो है, हाँ जी लिखिए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स रिवाइज्ड फ्रॉम 5% to 10%। लिखिए यहां पर, दिस इज नोट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्यों भाई, क्यों नहीं? बिकॉज, कोमा लगा के, बिकॉज such is a daily routine activity for revision of reserve for doubtful debts। क्योंकि भाई रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का रिवाइज होना एक डेली रूटीन एक्टिविटी है। ये तो भाई अब किसी पे शक है, मान लिया कि भाई 5% पैसे मार सकते हैं, तो वो परसेंटेज तो बढ़ती घटती रहती है, कभी शक बढ़ता जाता है, कभी शक घटता रहता है। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन है बिजनेस का। बिजनेस में रहते हैं तो एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस तरह के शक कम या ज्यादा होते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट चेंज होती रहती है, और ये तो हर साल होगा। कहते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर कैसे हो सकता है? तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा जी, दिस इज आल्सो नोट प्रायर पीरियड आइटम। ये भाई प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है। क्यों? कॉमा लगाओ, बिकॉज this is not the result of error or omission। in earlier year or years।
क्योंकि भाई ये पिछले वाले ईयर या ईयर्स में जो गलती या भूल हुई है उनके रिजल्ट की वजह से नहीं आया है ये आया है, ये रिवीजन है, ये चेंज इन एस्टिमेट्स है। ठीक है, अब ये AS5 में कवर होगा, AS4 में कवर होगा, ये एकदम अलग चीज है बच्चों। ठीक है जी, लेकिन ये दोनों चीज नहीं है जो आपने हमसे पूछी है कि क्या हम इनको ये मान सकते हैं। द आंसर इज नो। ठीक है, कंक्लूजन, on the basis of above analysis we can say that revision of reserve for doubtful debts is neither extraordinary nor prior period item। ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जी और ना ही ये प्रायर पीरियड आइटम है जी। चलें जी आगे, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। आई होप के यहां तक बच्चों ने नोट कर लिया होगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये जी नवंबर 2009 का है। नवंबर 2009 का है। पहले भी किया होगा, पहले किया तो नहीं हमने, नहीं, नवंबर 2009 में ही कुछ और क्वेश्चन भी आए थे। क्या, लिखिए जी फटाफट। एक्स लिमिटेड वाज नवंबर 2009 का क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड वाज एक मिनट को अभी देख के लिखाता हूं अच्छे से। नवंबर 2009 का अच्छा वाला क्वेश्चन। लिखिए जी, X Limited was making a provision for non-moving stocks। एक्स लिमिटेड बनाती थी, क्या बनाती थी जी, एक प्रोविजन बनाती थी। किस चीज के लिए जी, जो स्टॉक नॉन मूविंग है। अच्छा जी, और वो किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ये प्रोविजन जो बनाती थी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इशू
नॉन इशुएंस within last 12 months, within last 12 months, और ये पॉलिसी थी उसकी अप टू 31 मार्च 2010। ओरिजिनल क्वेश्चन का डाल दिया जी, 31 मार्च 2010 तक का ये उनका सिस्टम था, ये उनकी पॉलिसी थी। क्या पॉलिसी थी कि भाई वो जो ना प्रोविजन बनाएंगे किस हिसाब से, जो पिछले 12 महीने के अंदर स्टॉक इशू नहीं हुए उनके लिए वो प्रोविजन बनाते थे। चलिए जी सर, प्रोविजन किस तरह की बनती है, किस लिए, वो उसको मान लेते हैं, पता नहीं वो बिकेगा नहीं बिकेगा, बेटे लॉस टाइप से बना लेते थे। नेक्स्ट, अच्छा, बेस्ड ऑन द टेक्निकल evaluation, the company wants to make provision during the year ending 31st March 2011। पहले साल जब 9-10 फाइनेंशियल ईयर था तो प्रोविजन बनती थी किस बेस पर, कि जो पिछले 12 महीने के अंदर इशू नहीं हुआ उसके बेसिस पर। और जब 10-11 फाइनेंशियल ईयर आया तो उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन टेक्निकल रिवोल्यूशन दे वांट्स टू मेक प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। पॉलिसी नहीं, इन्होंने पॉलिसी चेंज नहीं की, पॉलिसी इनकी अभी भी सेम है, पहले भी प्रोविजन बनाते थे अभी भी प्रोविजन बनाते थे। इन्होंने सिर्फ कैलकुलेशन का तरीका बदल दिया। पहले कैलकुलेशन होती थी 12 महीने के बेस पे, अब टेक्निकल बेसिस पर होती है। टेक्निकल एक्सपर्ट ने बताया कि भाई ये वाला स्टॉक पता नहीं बेकार तो नहीं है कहीं, तो उसी के बेस पे प्रोविजन बनाई। नेक्स्ट, टोटल स्टॉक कितने का है, टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक 150 लाख का है जी। टोटल स्टॉक जो है वो 150 लाख का है। ये 31 मार्च 2011 की बात चल रही सारी। प्रोविजन ऑन डिफरेंट बेसिस इज एज अंडर, इज एज अंडर। बेटे दोनों तरीके से प्रोविजन आपके सामने है। बेस्ड ऑन 12 month non issuance, number second, based on technical valuation। कह रहे अगर 12 महीने के आधार पर देखें तो 4 lakhs, और अगर दूसरे वाले बेसिस पे देखें तो 3.20 lakhs ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो जरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कैन दिस कैन नहीं, does this amount of change in accounting policy, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज कह सकते हैं हम इसको? बोलो जी। एक तो ये बात कि भाई क्या ये पॉलिसी का चेंज है, दूसरी बात, और
क्या कंपनी चेंज कर सकती है? कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस? क्या कंपनी प्रोविजन की कैलकुलेशन का मेथड चेंज कर सकती है? ये दो क्वेश्चन इसने पूछे हैं जी। तो सारे बच्चे फटाफट से नोट करो, मैं टाइम दे रहा हूं आपको नोट करने का, और ट्राई करो आप लोग सॉल्यूशन बनाने की। समझ लो कि आप एग्जाम में बैठे हो तो कैसे सॉल्यूशन बनाओगे। बनाओ बेटे, फिर मैं बनाता हूं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल है आपने नोट कर लिया होगा। बेटे प्लीज सॉल्यूशन बनाएंगे आप लोग, मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। हाँ जी, क्या इसको पॉलिसी का चेंज कहा जा सकता है? आंसर इज नो। क्या कंपनी चेंज कर सकती है मेथड ऑफ प्रोविजन? यस, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? सच प्रॉब्लम is related to अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। सबसे पहली बात तो ये बताओ भाई, ये AS5 से बिलोंग करता है। सर आपको कैसे पता, हमें कैसे पता चला? यहाँ क्वेश्चन में हमें आंसर समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, ये चेंज वाली बात कहाँ पे लिखी है? AS5 में, AS5 में। और यहाँ पे जो बात पूछी है जरा ध्यान दो, इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, क्या? कैलकुलेशन का तरीका बदला है बस। इन्होंने प्रोविजन तो पहले से बनाते थे, प्रोविजन तो पहले से भी बनाते थे और बाद में भी बना रहे हैं, बस एक ही तो काम कर रहे हैं। ये क्या? प्रोविजन की अमाउंट को निकालने का तरीका बदल रहे हैं बस। तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाता है, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, और ये चीज कहाँ पे कवर है जी? ये चीज कवर है जी AS5 में। सच प्रॉब्लम इज रेटेड टू AS5। अब यहां पर एज पर AS5 हम बात करेंगे और उसका रेलेवेंट प्रोविजन बताएंगे, फिर हम बात करेंगे इन द गिवन केस। लिखिए, AS5 के अकॉर्डिंग, AS5 के अकॉर्डिंग, इफ देयर इज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स and such change is material, then such change in accounting estimate
is to be shown separately। कह रहे हैं कि अगर कोई अकाउंटिंग में एस्टिमेट में चेंज होता है और वो अकाउंटिंग एस्टिमेट का चेंज मटेरियल होता है तो ऐसे चेंज को सेपरेटली दिखाया जाता है। AS5 ये कहता है। अब इसकी बात करें इस वाले केस में, भाई इन द गिवन केस, इस वाले क्वेश्चन की हम बात करें इन द गिवन केस, सर दूसरी साइड लेना प्लीज। since already there was policy of making provisions for stock, कि पहले भी प्रोविजन थी, इसलिए hence we cannot say this as policy change। इसलिए भाई हम इसको ना पॉलिसी वाला चेंज नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी पॉलिसी थी वहां पर प्रोविजन बनाने की, अभी भी प्रोविजन बना रहे हैं, है ना, इसलिए हम इसको पॉलिसी का चेंज नहीं कह सकते। सर मुझे दूसरी साइड ले प्लीज स्क्रीन के। However, the way to calculate the amount of provision is changed। लेकिन जो प्रोविजन निकालने का जो तरीका है वो चेंज है। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये कहते हैं कि ऐसी चीज को जो है ना क्या बोला जाएगा कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है जी, ठीक है। एंड इफ सच चेंज इज मटेरियल, सर मुझे दूसरी साइड ले आओ प्लीज। इफ सच चेंज इज मटेरियल then to be disclosed separately। अगर ये चेंज मटेरियल है तो इसको भाई सेपरेटली दिखाना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी जी नवंबर 2009 का ही है। सर मुझे दूसरी साइड ले आओ प्लीज। Question, there was a major theft of stocks valued rupees 46 lakhs
सर मुझे दूसरी साइड ले आओ। हाँ जी, तो देयर वाज ए मेजर थेफ्ट ऑफ स्टॉक, देयर वाज ए मेजर थेफ्ट ऑफ स्टॉक वैल्यूड ₹46 लाख। भाई एक बड़ी चोरी थी स्टॉक की जिसकी अमाउंट थी 46 लाख। इन द प्रीसीडिंग ईयर, इन द प्रीसीडिंग ईयर, बेटे पिछले साल चोरी हो गई, चोरी हो गई जी, चोरी हो गई। 46 लाख की चोरी हो गई, 46 लाख का माल चोरी हो गया। छोटी मोटी चोरी तो है नहीं, इसीलिए लिखा है क्वेश्चन में मेजर थेफ्ट। और किस चीज का? स्टॉक का। जब 46 लाख का माल चोरी हो गया पिछले साल, ये चोरी पता कब चली? डिटेक्टेड, डिटेक्टेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। बेटे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसी तरह का एक और अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन इसी तरह का एक और अटेम्प्ट में आया था और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरा था। यानी जरा सी बात की वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चेंज हो जाना, ये आपको इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा अभी। मतलब अगर चोरी का पता चला एक डेट से पहले तो AS4, एक डेट के बाद में तो AS5। देयर वाज ए मेजर थेफ्ट ऑफ स्टॉक वैल्यू ₹46 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ना ग्राफ के नजरिए से देखें तो जरा और आसान हमें दिखाई देगा क्वेश्चन। ग्राफ, ये है हमारा लास्ट वाला ईयर और ये ईयर है जी 1, 4, 17, 31 मार्च 18। मैं आपके एग्जाम वाले ईयर को यहाँ पे डाल रहा हूँ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इस वाले ईयर से आएगा, तो मैं पहले से पहले उसी क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में लगे ही नहीं कि अलग से क्वेश्चन आया। तो 17-18 वाला ईयर है जी, और ये है जी बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च। और क्या हुआ जी, यहां पर चोरी हो गई जी कहीं पे, थेफ्ट। किस चीज का? ऑफ स्टॉक। कहीं पे जी चोरी हो गया जी 46 लाख। 46 लाख का माल चोरी हो गया 17-18 ईयर में। बैलेंस शीट को अभी इससे पहले अप्रूव करते तब पता चला या बाद में पता चला? क्वेश्चन में बता रखा है। हाँ जी, ये रही जी अप्रूवल की डेट, अप्रूवल की डेट, अकाउंट्स के अप्रूवल की डेट। मैनेजमेंट जब अकाउंट्स अप्रूव करके सीए को देगा ऑडिट के लिए। इस वाले अटेम्प्ट में जब क्वेश्चन आया था तो चोरी का पता चला था, यहां पर पता चला जी, पता चला अकाउंट्स के अप्रूव होने से पहले पता चला, डिटेक्टेड। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू अकाउंट दीज थिंग्स। ये चोरी को अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग और कौन से ईयर के खातों में करेंगे, जरा सोचने की जरूरत है बेटे। ये क्वेश्चन कभी AS4 का लगेगा, कभी AS5 का लगेगा। बाद में यही डिटेक्शन अगले अटेम्प्ट में आया था जब ये चोरी जो पता चली ये अप्रूवल की डेट के बाद पता चली। इसको मार्क करो बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम के हिसाब से बेस्ट क्वेश्चन है।
मतलब अगर इंस्टीट्यूट अपनी पे आए और एकदम थोरो नॉलेज, एकदम डेप्थ नॉलेज पूछना चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो इस वाले क्वेश्चन के जरिए पूछ सकता है। प्लीज एक बार आप आंसर करो ये सोच के कि आप एग्जाम में बैठे हो तो क्या आंसर दोगे। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि मैं ही सब चीजें कराता रहूंगा तो फिर वो चीज मुझे आएगी, मैं कराऊंगा तो मुझे आएगी, तुम करोगे तुम्हें आएगी। तो मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, सोचो किस एएस में आएगा और क्या ट्रीटमेंट होगा। एग्जाम में बैठे हो तो वहां तुम्हें तुम्हारी बुद्धि काम कराएगी। ठीक है, जो चीजें हमने क्लास में की वो सारी उसी के बेस पे है। और मैं रुक गया जी, आप इसका आंसर बना रहे हो। तो बेटे क्या आंसर दिया बताओ, AS4 या AS5 या दोनों? आंसर इज दोनों। बच्चा जो रट के जाएगा वो खाली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख के आएगा, या तो AS4 बोलेगा ये इवेंट ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, या बोलेगा AS5। लेकिन सही मायने में देखें तो ये AS4 भी है और AS5 भी है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि हम उसको लिखें तो प्रॉपर्ली लिखें और आपको पूरी बात समझ में आए। बेटे AS4 है जो ये कहेगा कि भाई अभी बैलेंस शीट है ना अप्रूव नहीं हुई है, तो उसको आप अमेंड कर दो। ये बात कौन बोलेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। वो ये बताएगा कि आप इस बैलेंस शीट में एडजस्ट कर सकते हो, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर दो इस लॉस को। भले ये पहले नहीं पता था, बाद में पता चल गया, अभी अकाउंट्स अप्रूव नहीं हुए, आप इसको एडजस्ट कर दो। AS4 इसको सिखाएगा। अब जब एडजस्ट करेंगे then how to present in financial statement profit and loss, statement of profit and loss, how to present, how to show, ये बात कौन सिखाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। क्या बोला था उसने कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है इनको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे, ये बात भी तो है ना। तो अगर किसी ने तबीयत से एएस को पढ़ा है, जल्दबाजी ना करके एक एक चीज को डेप्थ में, तो सिर्फ वो बच्चा इसका आंसर दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दे के आएगा। और जो रटेगा वो या तो AS4 दे के आएगा या AS5 दे के आएगा। आइए जी, अब इसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है हम लोग देखते हैं जी। सर दूसरी साइड ले आइए प्लीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रेजेंटेशन वाइज आंसर। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें हम ये बोल सकें कि भाई ये गलत किया या सही किया। ये वाले जो क्वेश्चन है ये किस चीज के क्वेश्चन है? ये आपसे सजेशन मांग रहे हैं, है ना। ये आपसे सजेशन मांग रहे हैं कि करने से पहले पूछ रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट बताने के बाद में पूछता तो आपसे पूछता कि बताओ गलत है कि सही है, फिर आप यहाँ पे राइट रॉन्ग का रेफरेंस देते। यहाँ पे तो आप क्या करोगे? आप ट्रीटमेंट बताओगे, सजेशन दोगे, तो पहले किसी एएस का रेफरेंस दोगे और बताओगे कि ये वाली जो समस्या है, सच प्रॉब्लम, कि ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे आधार है। सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, अब जिसने रटा है वो एक ही एस देगा, लेकिन जिसने समझा है वो दोनों एस बताएगा, AS4 एंड
AS5 कि ये जो प्रॉब्लम है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और 5 दोनों से रिलेटेड है। अब यहां पर AS की वो वाली बात बता दी जाएगी जो इसमें लग रही है, वो वाला प्रोविजन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पे आप बताओगे जी एज पर AS4 क्या है जी, 4। भाई ये इवेंट occurring after balance sheet date is adjusted in the financial statements if contingency was there for such event at balance sheet date। सबसे पहली बात तो बेटे AS4 का जो प्रोविजन यहाँ पे लग रहा है हमने पहले वो लिख दिया जी, और यही बात करेंगे हम AS5 का प्रोविजन लिखेंगे जी। जो इस क्वेश्चन में AS5 का प्रोविजन लग रहा है जी वो कौन सा लग रहा है बताओ। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का प्रोविजन लग रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सेपरेटली दिखाओ। लिखो जी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी should be disclosed separately in such a way, इस तरह से that their impact can be easily understood। बोलो जी, ये तो बेटे हमने सबसे पहले बात यहाँ प्रोविजन लिख दिया जी। प्रोविजन क्या है जी, प्रोविजन क्या कहते हैं जी। अब बात करेंगे हम किस चीज की यहाँ पर, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इस वाले केस में। अब इस वाले केस में क्या आंसर हमें देना है जी, आइए जी। हाँ जी, सिंस थेफ्ट ऑफ स्टॉक डिटेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट डेट and before approval date। भाई अगर अप्रूवल की डेट से पहले और बैलेंस शीट डेट के बाद में चोरी पता चल रही है, then such are required to be adjusted as contingency always exist for theft at balance sheet date।
कह रहे चोरी की संभावना तो हमेशा रहती है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग इवेंट है। अब बात करते हैं AS5 की। However, as per AS5, such loss by theft to be adjusted in financial statement in such a way that its impact can be easily shown separately, ताकि इसका इम्पैक्ट अलग से दिखाया जा सके। ठीक है जी, प्लीज नोट करें। आइए जी आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कौन से अटेम्प्ट का है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन है एग्जाम का पक्का। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लिखना शुरू करें। गुड्स सर मुझे दूसरी साइड ले आएगा प्लीज। गुड्स ऑफ ₹5 lakh were destroyed ड्यू टू फ्लड, मतलब बेटे बाढ़। भाई 5 लाख रुपए का माल नष्ट हो गया, किसके द्वारा, बाढ़ के द्वारा। इन सितंबर 2008 में सितंबर में बाढ़ आई और उसने माल को नष्ट कर दिया। 5 लाख का माल कंपनी का, बिजनेस का नष्ट हो गया जी। ए क्लेम was lodged with insurance company इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम फाइल किया गया। इंश्योरेंस कंपनी के पास में एक क्लेम दायर किया गया, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन बुक्स फॉर इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस के लिए कोई भी एंट्री बुक्स में पास नहीं की गई थी। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम, फुल स्टॉप। इन मार्च 2011 द क्लेम वाज पास्ड, क्लेम वाज पास 2011 में मार्च में जाकर के फाइनल हुआ जी क्लेम, और वो पास हो गया जी। एंड कंपनी को कुछ पैसा रिसीव हुआ, कंपनी रिसीव्ड
ए पेमेंट ऑफ ₹3.5 लाख 3,50,000 अगेंस्ट सच क्लेम। भाई इस क्लेम के लिए 3.5 लाख रुपए मिले कंपनी को, 5 लाख का नुकसान था, 3.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिला जी। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ सच receipts in the financial statement of the year ended 31st March 2011। बेटे आप करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको लिखना है जी और आपको सोल्व करना है। मैं 2 मिनट तक दूंगा आपको। प्रेजेंटेशन वाइज करना कि आप कैसे करोगे एग्जाम में क्वेश्चन। कर लिया बेटे? मेरे ख्याल अब तो कर लिया होगा। आइए जी, फिर मैं शुरू करता हूं। अब यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट तो कर नहीं रखा, यहाँ पे बेटे कोई ट्रीटमेंट तो कर नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है भाई? ट्रीटमेंट के बारे में तो पूछ नहीं रहे, वो तो उल्टा आपसे पूछ रहे कि ट्रीटमेंट बताओ। हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया अभी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर एएस का रेफरेंस दो। दिस प्रॉब्लम इज related to AS 5। हाँ जी, फिर ये देखो, बाढ़ का आना, नुकसान का होना और उसका इंश्योरेंस क्लेम मिलना, ये
रोज रोज की बात है कि रोज रोज बाढ़ आएगी या रोज रोज इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, नहीं ना। तो ये क्या है, ये प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं है, ये चेंज इन पॉलिसी भी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी नहीं है। ये है क्या, ये ऑर्डिनरी बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के अंदर एक्सेप्शन आइटम जिसको हम बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है जो नॉट एक्सपेक्टेड टू रिपीट है, जो टोटली क्लियरली डिफरेंट है फ्रॉम हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटी के से टोटली डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर AS5 की बात देखेंगे। एज पर AS5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में बात करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज are the activities which are clearly different from ordinary activities and not expected to repeat frequently or regularly, and such are shown in such a way that their impact can be easily disclosed separately। ये तो बात रही भाई AS5 की, भाई इसमें कौन सा प्रोविजन लग रहा है। फिर बात चलेगी इन द गिवन केस। इन द गिवन केस, इस वाले केस में अगर हम बात करें, हाँ जी, बात कौन से ईयर की हो रही है, 31 मार्च 2011 को खत्म होने वाले ईयर के लिए, कि उसमें ट्रीटमेंट का क्या बताएंगे इस वाले रिसिप्ट का। इंश्योरेंस क्लेम received in 2010-11 is to be shown separately in such a way that its impact can be shown या disclosed separately। ठीक है जी, आई होप अब तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो
तो मेरा ख्याल है अब तो लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। हालांकि मैं उस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, लेकिन अब इनकी कंबाइंड रीडिंग की जरूरत है। आइए, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में तो पहले अलग आंसर दिया था और दूसरी बार आंसर एकदम अलग दिया था। हाँ जी, हेडिंग बनाइएगा कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स इन एग्जाम। कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स इन एग्जाम्स। For same types of questions। एक ही तरह के क्वेश्चंस के दोनों अटेम्प्ट में अलग अलग आंसर दिए गए थे। आइए जी, ये क्वेश्चन आया था मई 2007 में। मई 2010 में और मई 2012 में। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट वाला, ये जी नवंबर 2009 में था। क्या क्वेश्चन है जी? मैं बना रहा हूं बेटे क्वेश्चन का ग्राफ, जरा समझना क्वेश्चन को गहराई से। ग्राफ वाइज क्वेश्चन समझ रहे हैं जी हम लोग। ये है जी ईयर, एक ईयर है जी 2017-18। आपके एग्जाम के हिसाब से मैंने इसको ढाल दिया क्वेश्चन को। ये 1/4/17 से शुरू हुआ, 31 मार्च 18 को खत्म हुआ। ये है आपकी बैलेंस शीट की डेट। और यहां पर कैश चोरी हुआ था, कैश थेफ्ट। यह है अगले वाली ईयर 2018 और 2019। 1/4/18, 31 मार्च 19। और ये है जी अप्रूवल की डेट। ये अप्रूवल की डेट है जी। और कैश की चोरी का पता चला यहां पर। तो इसका आंसर दिया गया था, जो बिल्कुल सही दिया गया था, वो दिया गया था AS4। कहते हैं ये जो है ये डिटेक्ट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है एज पर AS4। कहते हैं AS4 के अकॉर्डिंग, मतलब जो इसका आंसर गिवन बाय इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर। AS4 कहते हैं ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये 3 बार आया बेटा एग्जाम में क्वेश्चन, ये आंसर दिया गया उसका। एक बार आया था 2009 में नवंबर में। बात करता हूं यहाँ पे क्या चोरी हुआ था, कैश चोरी हुआ था। इधर क्वेश्चन जो आया था, मैं अगर उसकी बात करूं, इसमें भी वही हाल था। 1/4/17, 31 मार्च 18, 1/4/18, 31 मार्च 19। ये जी अकाउंट्स अप्रूवल की डेट और ये है जी बैलेंस शीट की डेट।
अब की बार यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ना चोरी होकर, वो कैश ना चोरी होकर के स्टॉक चोरी हो गया। और क्वेश्चन ने अप्रूवल की डेट यहां पर नहीं दे रखी थी। बस इतना लिखा था, डिटेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, और यहां पे आंसर जो दिया था वो था AS5 दिया था यहां पर आंसर। क्वेश्चन ने यहां पर ये नहीं बताया था कि भाई कौन सी डेट में डिटेक्ट हुआ। क्वेश्चन ने यहाँ पे ये नहीं बताया था कि कौन सी डेट में डिटेक्ट हुआ, और अप्रूवल की डेट कोई थी नहीं। नाउ व्हाट, हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन एग्जाम। पहली बात, अब एग्जाम में आया तो हम क्या आंसर देंगे। अगर हमें डेट नहीं दे रखी तो हम AS5 दे दें क्या। डेट नहीं दे रखी तो बेटे मजे आ गए, आप AS4 दोगे या AS5 दोगे, या आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से यहाँ पर जब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन से ईयर में आएगा और कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग का, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर देना चाहिए वो AS4 भी देना चाहिए और AS5 भी देना चाहिए। माई व्यू, AS4 तो होना ही होना चाहिए, साथ में AS5 भी होना चाहिए कि भाई सेपरेटली दिखाओ, ये जो है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। AS4 कैसे दिखाओ भाई, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसलिए इधर नवंबर 2009 में यहां पे इन्होंने आंसर दिया खाली AS5, ये पता ही नहीं यहाँ पे डिटेक्शन कब हुआ, यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा, बस AS5 पकड़ा दिया आंसर बच्चों को सजेस्टेड में। अब आप खुद ही सोचो कितना अधूरा आंसर है ये, इससे बच्चा मिसगाइड हो सकता है। बच्चा सोचेगा AS5 में डिटेक्शन होता है, बेटे डिटेक्शन यहां भी होता है, देखो। हाँ जी, तो एग्जाम में कैसे करेंगे हम, अगर हमारे सामने इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम दोनों आंसर देके आएंगे, AS4 AS5। सर AS4 कैसे दे देंगे, मैंने कहा हमें डेट नहीं दी तो हम कहेंगे एज्यूमिंग कि ये अप्रूवल की डेट से पहले पता चला, या फिर दूसरा आंसर एज्यूमिंग कि ये अप्रूवल की डेट के बाद पता चला तो ये जो है ये कहां पे आएगा, फिर ये नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 18-19 में। ठीक है जी, तो प्लीज आप एक बार अच्छे से देखें और इसका आंसर करें। हाँ जी, इस उम्मीद के साथ कि बच्चों की बात समझ में आ गई, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। और कौन सा क्वेश्चन जी, और कौन सा क्वेश्चन, चलिए अब तो हो गए हैं लगभग, अच्छे सारे क्वेश्चन ही हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटे अब आपकी पूरी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अच्छे से, और विद प्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। ज्यादातर क्वेश्चन मतलब लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस हमने विद प्रेजेंटेशन किए हैं कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो अब ये डाउट तो कभी आएगा ही नहीं आपको कि भाई कैसे प्रेजेंटेशन देनी है एग्जाम में ठीक है, तो आज की क्लास में फिर यहीं पे ओवर करता हूं, क्योंकि हमारा AS5 यहां तक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है जी, AS5 के बाद में AS6 तो अब हट चुका है, AS7 पहले ही खत्म हो चुका था, सॉरी AS7
AS7 है जो हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS8 खत्म हो चुका है बेटे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पहले खत्म हो चुका है, वो AS26 में मर्ज हो चुका था। तो एज पर सीरीज हम लोग चलेंगे। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कोशिश कीजिएगा अगर आप ऐसा कर सकें, क्या कि आपने जो कोस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, अगर पढ़ रखी है तो, अगर अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रखा है तो प्लीज आप उसको रिवाइज करके आ जाएं तो और थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी हद तक हेल्प हो जाएगी AS7 को करने में। चलिए जी, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग क्लास को यहीं ओवर करते हैं।